सर, तीन बार यूपीएससी दे चुके हैं। हाँ। 3 बार यूपीएससी दे चुके हैं, 9 बार एनडीए, एफकेट, सीडीएस सबके थ्रू एसएसबी दे चुके हैं। तो वेल क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं कि 10वीं पास बाबू है ना, वो बात नहीं है कि 10वीं पास। यानी एक क्लर्क से आप काम तो लेते हैं सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और आप रुपए देते हैं उसे 4th क्लास का पे। एमएससी बीएड किया, क्या सपने रहे होंगे उसमें जब एमएससी कर ली थी? क्या यही सैलरी? देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, सपने तो कुछ अलग रहे हैं। 3 बार यूपीएससी भी दिया, कहाँ सपना था, कहाँ कल रखा 1900। और यहाँ फाइलों में उलझ के रह गई है सर। सोच तो ये रहे थे कि साथ के साथ पढ़ाई करेंगे और इनकम ऑफ सोर्स हो जाए। किस डिपार्टमेंट से? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लर्क हूँ सर। जी, अब ये बताओ, अभी जैसे टीचर्स के वेतन से लेकर हर चीज़ आप काम करते हैं। जुलाई का महीना है, आईटीआर इस महीने में फाइल हो रही है, तो किस तरह का स्कूलों में काम कैसे चल रहा होगा? देखिए सर, मैं अगर पीछे थोड़े दिन पहले की बात करूं, 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। तो जब हमने अभी टैक्स काटा 31 मार्च तक, तो उस सारे टैक्स की हमें आईटीआर भरनी थी। सैलरी स्टेटमेंट बनाई है हमने, वो आईटीआर भी हम भरते हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो वो हम एक सीए का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और सरकार हमें उसके बदले में देती क्या है, सिर्फ 19,900। यानी एक क्लर्क से आप काम तो लेते हैं सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और आप रुपए देते हैं उसे 4th क्लास का पे। जो आप पे देते हैं उसे वो एक 4th क्लास की देते हैं। कल भी आपके मंच पर ही साथी ने बताया था कि जैसे हम HRMS का काम करते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको मैनेज करना। अगर कोई भी कंपनी या संस्था चलती है तो वो उस बेस पे चलती है कि वहाँ ह्यूमन को कैसे, रिसोर्स जो है उनका, वो कैसे मैनेज किया जाता है। यानी उस मैनेज करने के सिस्टम को कौन देखता है? आपका एक क्लर्क देखता है। यानी HRMS का काम करने के लिए, HR बढ़ने के लिए, वैसे तो प्राइवेट जॉब्स में चाहिए MBA या इंटरनेशनल MBA डिग्री, लेकिन आप करवा किससे रहे हैं? एक क्लर्क से, वो भी कितनी पे पर? 19,900 पर। उसके बाद यदि आप देखें MIS, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कोई भी जो तंत्र है वो इंफॉर्मेशन पे चलता है। यानी कि क्लर्क ही रीड है। हाँ, वो बिल्कुल रीड है, बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना कभी काम नहीं चल सकता। जैसे हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो बॉडी और दिमाग काम करना छोड़ देता है। हमें लोग पागल घोषित कर देते हैं और पागल खाने में छोड़ दिया जाता है। तो उसी प्रकार यदि सरकारी तंत्र का क्लरिकल स्टाफ बीच में से कहीं में गड़बड़ आ गया ना, तो सरकार और तंत्र पागल घोषित कर दिया जाएगा। और कहाँ छोड़ के आएंगे उसे? पागल खाने में। वही आज रिजल्ट हम देखने को मिल रहे हैं। साथी ने बताया कि 300 करोड़, यदि हम FCR से आंकड़े लें या FD से आंकड़े लें, तो सिर्फ रेवेन्यू से सालाना 1.25 लाख करोड़ का है। सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जिसमें 5 काम होते हैं, डीड्स और ऐसे, जो सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, उनका तो बच गया अलग है। और 1.25 लाख करोड़ को यदि हम 365 से डिवाइड करें, हालांकि 365 वर्किंग डे नहीं है, फिर भी यदि 365 से डिवाइड करें तो 342 करोड़ रुपए पर डे आता है। यदि हम 365 से करें, यानी 342 करोड़ तो तब आता है जब 365 से डिवाइड करते हैं। करीब करीब ये 450 से 500 करोड़ का डेली का नुकसान है। और यदि क्लर्क ऐसे ही लंबे दौर तक बैठे रहेंगे तो वो 450-500 करोड़ सरकार को तो वापस फिर मिल जाएंगे। वो आपका कहाँ से निकाल लेंगे? वो जनता पर उसका टैक्स बढ़ा देंगे। आपका हर चीज़ का टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। वो किसी रूप में भी बढ़ाए, आपसे चार्जेस ज़्यादा ले लेंगे, आपकी लेट फीस ले लेंगे। यानी सरकार का नहीं, वो नुकसान जनता का हो रहा है। बड़ी गुड नॉलेज आपके पास है। कितना पढ़े लिखे हो? मैं MSc B.Ed हूँ सर। MSc B.Ed है जी। यानी कि क्लर्कों को कमज़ोर ना समझे कोई? नहीं सर, 3 बार यूपीएससी दे चुके हैं। हाँ। 3 बार यूपीएससी दे चुके हैं, 9 बार एनडीए, एफकेट, सीडीएस सबके थ्रू एसएसबी दे चुके हैं। तो वेल क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप जो कहते हैं कि 10वीं पास बाबू है ना, वो बात नहीं है कि 10वीं पास है। जमाना गया, वो जमाना जा चुका है। आप अब क्या रखते हैं? जो एडवर्टीजमेंट आप निकालते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं क्वालिफिकेशन का? रखते हैं कि या तो +2 60% फर्स्ट डिवीजन या फिर ग्रेजुएशन। तो इन दोनों क्राइटेरिया के बेस पे क्या आप हमें इतनी सैलरी देते हैं 19,900? अगर हम देखें, मान लो जैसे हम अगर SCTC ना पास करें तो जो 4th क्लास का एम्प्लॉई है वो और हमारे बीच मात्र 400-450 रुपये का फ़र्क है। जी, आपका शुभ नाम बताओ? प्रवीण वशिष्ठ। हाँ प्रवीण जी, ये बताओ जैसे कि 19,900 आपकी भी सैलरी बन रही है जी। MSc B.Ed किया,
क्या सपने रहे होंगे उसमें जब एमएससी कर ली थी? क्या यही सैलरी? देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, सपने तो कुछ अलग रहे हैं। 3 बार यूपीएससी भी दिया, कहाँ सपना था, कहाँ जी, कल रखा कहाँ? 19 और यहाँ फाइलों में उलझ के रह गए सर। सोच तो ये रहे थे कि साथ के साथ पढ़ाई करेंगे और इनकम ऑफ सोर्स हो जाएगा, तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब इसमें घुसे, अगर शहर में सोचे आदमी कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूँगा या शहर में रह लूँगा, तो 1900 में तो सर किराया भी नहीं चलता। जहाँ अगर हम ऑनलाइन फीस देखें यूपीएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की, यदि कोई साथी ये सोचे कि मैं साइड बाय साइड तैयारी कर लूँगा, तो 2019 में सिर्फ सोशोलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की 42,000 रुपये फीस थी मेंस के सब्जेक्ट के लिए। आप बताइए अब 19,900 वाला बाबू जी 42,000 का कोर्स खरीद लेगा? कैसे तैयारी कर लेगा? कैसे तैयारी कर ले? कैसे वो अपने सपनों को पूरा कर ले? कैसे सरकार ना तो उसे पढ़ने के लिए टाइम देती है, ना उसको प्रमोशन देती है, ना उसको सैलरी देती है। आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आपके एजुकेशन महकमे में तो ये पोर्टल वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा सर। जब भी आरटीआई लगाई जाती है तो आरटीआई में स्तंतर पोर्टल या स्तंतर अलग से काम दिखाए जाते हैं बाबूजी के कि ये स्तंतर काम है। एक सीधा सा हिसाब ये है कि जहाँ हर किसी का काम खत्म हो जाता है, वहाँ से बाबूजी का काम शुरू हो जाता है। ये तो 35,400 मान लिया हो जाता है, तब कलर की सैलरी कितनी बढ़ जाती है? देखिए सर, अगर 35,400 के साथ हम डीए और सारी चीज़ें मेडिकल वगैरह लगाएंगे, तब भी ये उतनी कम रहेगी कि सीए और एमबीए जितनी मेहनत है आपकी, जितनी हमारी मेहनत है।